guys, today I'm going to teach you the theoretical part of your introduction to management accounting plus working capital. Without wasting any time, let's move inside the video. ओके सो सबसे पहले हमें पता है कि अकाउंट्स क्या होता है. अकाउंट्स एक बुक होती है जिसपे हम अपने सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इफ आई हैव टू से व्हाट इज अकाउंट्स इज अ बुक वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन विच रिलेट्स टू आवर बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, हेयर वी डू रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई और समराइज करते हैं हम, है ना. तो अकाउंटिंग के एक मेरे पास बुक भी है कल्याणी की, मैं आपको बताती हूँ. देखो यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये एक ऑथर ने क्या किया, डेफिनेशन दिया, कह रहा है अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस. मतलब कि ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और क्लासीफाई करता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स को. मतलब उसके फाइनेंशियल पोजीशन, उसके ट्रांजैक्शन, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, बताता है. प्राइमरी ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो गया. कह रहा है व्हाट इज़ आर्ट, ये तो हमने साइंस बताया था. साइंस, अगर हम साइंस के वे में बोलें अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ठीक है, ये क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर बोलते हैं हम इसको. वेयरएस अगर हम इसको अकाउंटिंग को हम आर्ट्स की बोलते हैं. आर्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये समराइज करता है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एनालाइज करता है, उसको इंटरप्रिटेशन करता है. मतलब उसकी ट्रांजैक्शंस को क्या करता है, ये एनालाइज करता है, चेक करता है. जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, देन उसको डिटरमाइन करते हैं, उसको बोलते हैं ये क्या है, आर्ट है. ये अकाउंटिंग इज एन आर्ट. ठीक है, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू अ पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट्स. ठीक है, तो अब कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या हो गया, कह रहा है एज अ रिजल्ट एट द एंड ये क्या करता है, एक कम्युनिकेटिंग रिजल्ट बनाता है. हम एक पर्टिकुलर इंसान को बताते हैं जिसका एक बिजनेस होता है, हम उसको बताते हैं भाई ऐसी ऐसी बात है, आप ऐसे ऐसे जो है इसको क्या करो, इम्प्रूव करो. आपका आउटपुट ये आ रहा है, इसको कैसे आप डिक्रीज कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो किस चीज़ को. ठीक है, अब इसी के थ्रू जो है 3 कैटेगरीज बनी हुई है, जो कि क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. लेट्स मूव टू द नोट्स. ओके, तो अकाउंट्स को हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई अकाउंटिंग, मतलब क्लासीफाई कर दिया हमने, किसको, अकाउंट्स को कर दिया. सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब हमारी कोई मिस्टेक ना हो, हम चीज़ों को एक्यूरेटली करें, तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैटेगरीज में बांट दिया. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिस पे हमें फाइनेंशियली रिकॉर्ड्स पता चलते हैं. मतलब हम उस पर क्या करते हैं, क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाई करते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन, जो कि किस में होती है, मॉनेटरी टर्म्स में होती है. उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इफ़ आई हैव टू से इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स. ठीक है, ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि पर्टिकुलर ईयर में, मतलब आपकी पोजीशन क्या चल रही है अभी मार्केट में, कौन सी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस क्या चल रही है अभी. ठीक है, आप इस पे प्रॉफिट और लॉसेस को जान सकते, इस पे आप क्या जान सकते हो, ओवरऑल कि पूरे साल में मतलब एट द एंड आप क्या जान सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू, कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. 2 वर्ड्स, येस और नो, प्रॉफिट और लॉस, सिंपल. अब इसके हम क्या करते हैं, फंक्शंस पे आते हैं. अब फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइनेंशियली चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंस पैसे से जुड़ी होती हैं. क्रेडिट नहीं हम इस पे रिकॉर्ड करते, सिर्फ कौन सी, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. तो ये रिकॉर्ड करता है कौन सी, ट्रांजैक्शन विच रिलेट्स टू फाइनेंस. ठीक है, जब हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड किस पे करते हैं हम, जर्नल में करते हैं. देन अदर सब्सिडरी बुक्स क्या होगी, मतलब जैसे कि आपकी परचेज बुक है, तो आपने परचेज वाला सारा सिस्टम किस में कर दिया, परचेज बुक में कर दिया. सेल का है तो सेल में कर दिया, सेल बुक में कर दिया. तो ये रिकॉर्डिंग का मतलब, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन पर्टिकुलर हेड्स और इन पर्टिकुलर बुक्स. ठीक है, देन क्लासीफाई ऑफ डाटा,
जब आपने क्या कर दिया, जर्नल प्रिपेयर किया, फिर आप क्या करते हो, लेजर में उसको क्या करते हो, क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई मतलब आगे बेचते हो उसको। क्लासीफाई कैसे होगा अब लेजर में? अब लेजर के भी अपने हेड्स होते हैं। सैलरी का सैलरी अकाउंट में जाते हैं सारी ट्रांजैक्शन, सैलरी की सैलरी अकाउंट में जानती है, और क्या है आपका रेंट का सारी रेंट पे जाती है। तो मतलब कि इस तरीके से क्या हमने कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया पूरे एक डाटा को, ठीक है। मेक समरी। अब देखो, जब आपने पहले रिकॉर्ड की चीज़ों को, पहले आपने सारे फाइनेंशियली आज मतलब जैसे सपोज कि आपका बिजनेस है, ठीक है, उस पर आपको बिजनेस में कितनी चीज़ों का मतलब आपने पूरा बताया कि ये जो है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन चल रहा है, प्रॉफिट या लॉस, सीधा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, दो ही चीज़ें हो सकती है आपकी। आपने उसको क्लासीफाई भी कर दिया, बता दिया आपने लेजर में सब कुछ, ठीक है। आपने समरी बनाई, मेक अ समरी। अब समरी बनाने का मतलब क्या होता है, आपने जब क्लासीफाई कर दिया, लेजर में बना दिया, तब आप उसको कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू, मतलब फाइनल अकाउंट्स के थ्रू हमें क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट पता चलेगा या फिर लॉस पता चलेगा, और बैलेंस शीट के भी थ्रू हमें क्या पता चल जाएगा, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, ठीक है। इस पर हम मतलब जो समरी के थ्रू हम क्या जान सकते हैं कि एक बिजनेस में बिज़नेस का लेवल क्या है, फाइनेंशियल उस वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, हमें ये चीज़ जो है वो पता चलती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का हमें पता चलता है। नेक्स्ट हमारा आ गया डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब आपको इन तीनों चीज़ों से तो पता चल ही गया होगा कि हम फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। मतलब डील किससे करते हैं, लेन देन किससे होता है, हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही लेन देन है। इंटरप्रिटेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है हमारा एनालाइज करना। हम इस पे सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जब देखो ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स थे ना, ये बनाते हैं 5th पॉइंट, जो कि ये है इंटरप्रिटेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि जब आपने देखा, समरी बनाई, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट के थ्रू आपको मतलब फाइनल अकाउंट्स के थ्रू आपको पता चल गया कि आपको क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ क्या है आपके बिजनेस की। स्ट्रेंथ का कैसे पता चला, क्योंकि आप तो डील ही करते हो ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। वो उसने क्या बनाया, आपका 4th पॉइंट आपको बता दिया। 5th पॉइंट में बताता है कि जब आप चीज़ों को एक देखो, अब आपको कंक्लूजन भी तो ड्रा करना है ना, एक डिसीजन भी लेना है। डिसीजन तभी आप ले पाओगे जब आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो ये क्या करता है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसकी अच्छे से छानबीन, सब कुछ हमारा जो है अच्छे से छानबीन करता है, तभी हम डिसीजन में आते हैं, मतलब एक ओवरऑल में आते हैं, कंक्लूजन में आते हैं। इसका हम बोलेंगे मतलब यही है, हमें यहाँ पर यही लिखना है। अब कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। अब कम्युनिकेटिंग का अगर हम मतलब देखें सिंपल इंग्लिश में, तो कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बातचीत करना। क्या होता है, बातचीत करना। रिजल्ट का मतलब होता है हमारा जो ओवरऑल क्या निकला है, मतलब पूरा उद्देश्य, जो भी आप बोल सकते हो, मुझे प्रॉपर हिंदी तो नहीं याद आ रही, ठीक है, उससे पता चलता है। बट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, जब आप फैक्ट्स एंड फिगर निकालते हो, और फैक्ट्स एंड फिगर आपको इसमें कैसे पता चलेंगी, जब आप क्या करोगे, आपको प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से, ठीक है। ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड भी हैं और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट भी हैं। मतलब कि इन दोनों के थ्रू ही, ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये क्या बताता है, आपका रिजल्ट बताता है, जो कि किसके बीच में है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एंड हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। किसके बेसिस पे हमें पता चलता है, व्हेन वी कम टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिकॉज दीज टू गैप, द फिलिंग ऑफ दिस गैप इज योर कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। मेकिंग इन्फॉर्मेशन मोर रिलायबल मीन्स कि मोर मतलब जब आप ये सारे काम कर लेते हो ना, तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन ओवरऑल जो बनती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, वैल्यूएबल होती है, और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, करेक्ट होती है, और रिलायबल, मतलब कि जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चले, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो हर एक चीज़ के क्या होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, आपके भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, प्लस पॉइंट्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पता है क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हिस्टोरिकल नेचर। हिस्टोरिकल नेचर का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल मतलब पुराने, नेचर का मतलब उसका स्वभाव। तो हिस्टोरिकल नेचर कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो भी प्लान्स, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ बनाते हैं ना, वो प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कैसे वो ड्रॉबैक है अभी मैं बताती हूँ। अब देखो
हिस्टोरिकल नेचर मतलब पुरानी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो दैट्स गुड, बट आपको प्रेजेंट में भी ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि आपका फ्यूचर की एफिशिएंसी प्रोग्रेसिव नेचर में कन्वर्ट हो, राइट? क्योंकि आपको प्रॉफिट कहाँ, फ्यूचर ओरिएंटेड होना हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पूरा ही हिस्टोरिकल नेचर में घुस जाओ, तो आप कैसे काम करोगे, राइट? समझ आ गया होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज अ होल टू द कंसर्न। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये येस और नो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ या तो प्रॉफिट जान सकते हैं या तो लॉस जान सकते हैं हम, ठीक है? एक ओवरऑल ये हमें बताता है, ये हमें कोई मतलब कि पूरी डिटेल्स नहीं देता है कि आपको कहाँ कॉस्ट में आपने कहाँ गड़बड़ की, आपको कहाँ घाटा हुआ कहाँ नहीं, ये नहीं, हमें वो चीज़ नहीं बताता। ये सिंपल हमें बताता है प्रॉफिट और लॉस बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, सिंपल। नॉट हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन। अब प्राइस फिक्सेशन कैसे मतलब हमारा नहीं हो पाएगा जब हमें पता ही नहीं होगा कि एक्सपेंसिव कहाँ से इंक्लूड हो रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। तो हमें अगर अब देखो एक्सपेंसिव कैसे आ रहा है, देखो इसका मतलब हो गया अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता कि अगर मैंने पेन लिया तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग कॉस्ट कितनी है, उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी मुझे, तो मैं कैसे प्राइस फिक्स कर सकती हूँ? ऑटोमेटिकली ऐसी बात है कि अगर मैं प्राइस ही नहीं फिक्स कर पाऊँगी, एक मतलब अपना प्राइस ही फिक्स नहीं कर पाऊँगी अपने प्रोडक्ट का, तो मैं कंट्रोल कैसे रख सकती हूँ कॉस्ट में, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, अगर मैं अवेयर ही नहीं होंगी उस चीज़ के लिए। अगर कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी, देखो कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी जब आपको टाइम टू टाइम कोई क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, आपको अपडेट कर रहा है कि आपकी यहाँ मिस्टेक हो रही है। अगर मुझे अपडेट करने वाला ही कोई नहीं है तो मेरा कॉस्ट कंट्रोल इम्पॉसिबल ही है भाई। अब ओनली एक्चुअल कॉस्ट रिकॉर्डेड, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, कह रहा मैंने ये पेस्ट 1 रुपये का ख़रीदा है तो मैं 1 रुपये का ही इसको मतलब अभी भी रिकॉर्ड करूँगी। एट द प्रेजेंट मोमेंट मैं 1 रुपये का ही रिकॉर्ड करूँगी। अगर मैंने गाड़ी ख़रीदी थी 5 लाख की, ठीक है, पिछले साल, बट इस साल भी मैं क्या लिखूँगी, 5 लाख लिखूँगी। बल्कि जबकि हमें पता है कि कॉस्ट जो है वो हमेशा हर दिन घटती रहती है गाड़ी की, डिप्रेशन कहते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगती है ना, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक्चुअल कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करता है ये। चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, देखो इसका क्या मतलब है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मतलब पैसा, प्रॉफिट या लॉस, इसमें गड़बड़ कौन करता है, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। वो क्यों करती है, या तो अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए वो क्या कर देती है, अंडर वैल्यूएशन कर देती है, मतलब जो भी उसको अर्निंग हुई होती है वो अंडर वैल्यू करके बता देती है। क्या अगर उसको 20 करोड़ का हुआ तो वो बोल दे कि मेरे को क्या है 1 करोड़ का, मतलब इस बारी मेरी सेल हुई है या जो भी प्रॉफिट वगैरह अर्न हुआ है। वो क्यों करती है, उसको टैक्स से बचना होता है। अब कई बार क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में वो झूठ इसलिए बोलती है, ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि वो अपने प्रॉफिट को कम चीज़ को ज़्यादा बता रही है। क्यों, to attract more creditors, more investors, to attract people to invest the money in their particular business, कि वो मतलब दूसरे लोगों को इसलिए बताती है ज़्यादा करके, छोटी सी बात बड़ी करके इसलिए बताती है जस्ट टू अट्रैक्ट दैम, कि वो उनको क्या दें, बैंक लोन मिल जाए उनको इजीली, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाए। नेक्स्ट आपका है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, जो इसके ड्रॉबैक्स थे ना उसको हमने कवर अप करने के लिए हमने क्या न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस की, वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आपको हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखना जो हमारी हेल्प करती है डिटरमाइन और कंट्रोल करने में, कि इस चीज़ को कॉस्ट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया एनालाइज एंड असर्टमेंट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हर छोटी चीज़ को एनालाइज करना कि आपकी कहाँ गड़बड़ हो रही है कहाँ नहीं, कहाँ आपको और अच्छे से काम करना चाहिए क्या कहाँ नहीं, एनालाइज करना मतलब चेक करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट फॉर कॉस्ट रिड्यूशन, देखो आपने एग्जामिन किया, देखो सपोज फॉर एग्जांपल आपको पता है क्लोथ्स हमें दिल्ली से सस्ते मिलते हैं एज कंपैरिजन टू जम्मू। अगर जम्मू में कोई चीज़ 5,000 की मिलती है, क्या पता वहाँ 2,500 की मिले। बट सूरत में सबको पता है कि माल सबसे ज़्यादा सस्ता होता है क्लोथिंग का। अगर हम डायरेक्ट वहाँ से उठाएंगे तो हमें वही 2,500 की चीज़ कितने की पड़ेगी, 1,500 की पड़ेगी।
ठीक है, हमने एनालाइज़ किया मार्केट को, हमने मार्केट रिसर्च की, हमें ये पता एनालाइज़ किया हमने कि हमें कॉस्ट प्रोडक्ट अगर हम कोई प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कैसे हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे सब कुछ कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने हर एक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा आएगा हमें अगर जम्मू से सूरत जाना होगा, ठीक है, जम्मू से दिल्ली अगर जाना होगा तो कितना खर्चा आएगा, हमें किस पे बेनिफिट है। ऑब्वियसली सूरत से ही बेनिफिट है, आपको जो भी ऑयल का खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, वो तो आप कवर अप कर ही लोगे। कवर अप कैसे करोगे, अपने प्रॉफिट से कर लोगे, क्योंकि आप बल्क में एक बार ही अगर सामान ले तो आपको पता है कि आपका बिक ही जाएगा, इतना सस्ता है ना। तो आपने एनालाइज़ किया अच्छे से, देन आपने जब एनालाइज़ किया तब आपकी कॉस्ट भी रिड्यूशन हो जाएगी, कॉस्ट भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कैसे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो जब आप सूरत जाओगे इंस्टेड ऑफ मूविंग टू दिल्ली फॉर शॉपिंग, राइट। प्लान एंड देखो, जो ट्रेडिशनल आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ या फंक्शंस हैं ना, वो ये दो हैं। बट एज़ पर टाइम आपको पता है हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, वो है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आपको पता है इस पर हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ एनालाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं हमारी किसको, कॉस्ट को। ये जो प्लानिंग एंड डिसीजन है ना, ये इज़ नॉट द वर्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बट स्टिल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये न्यू चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू फंक्शन इसका इंट्रोड्यूस है। देखो, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग तो चाहिए। आपको पता है प्लानिंग करना ना फाइनेंशियल में अकाउंटिंग का काम है, ना कॉस्ट अकाउंटिंग में काम है इसका। ठीक है, अब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो है प्लान अच्छे से करें, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको डिसीजन मेकिंग हो। ये जो दो वर्क है ना, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये किसका काम होता है, हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। ठीक है, अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, ये आपको आगे समझ आएगा। अब देखो, एडवांटेजेस बोलो या इम्पोर्टेंस बोलो ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एज एन एड टू मैनेजमेंट। ठीक है, कह रहा है अब मैनेजमेंट को कैसे बेनिफिट होगा, जब आपको पता है एक प्राइस फिक्स हो गया हुआ है, आपको पता चल जाएगा आपको क्या हो, सबसे पहले ये होगा कि हमारा काम जो है वो रिड्यूस हो गया हुआ है। ठीक है, जब आपको अब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, देखो जब आपको पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं, आपको पॉलिसीज़ दी हैं, आपको प्लान्स दी हैं, तो आपका क्या ऑटोमेटिकली एक काम इजी हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, है ना। प्राइस फिक्सेशन हो गया हुआ है, आपको पता है कि कॉस्ट को कहाँ, कॉस्ट प्रोवाइड रिलायबल कॉस्ट डाटा, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में एक रिलायबल डाटा मिल जाता है, कॉस्ट डाटा मिल जाता है, लेबर का, मटेरियल का, एक्सपेंसेस का, हर एक चीज़ का मिल जाता है। ठीक है, ये मैनेजमेंट जो है इंटरनल बॉडी है, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड काम वगैरह कर रही होती है। एम्प्लॉयज़ को कैसे होता है, देखो अगर कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। जब बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको बोनस दे सकती है, उनको इंश्योरेंस दे सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, जस्ट टू मेक देम बूस्ट with what, with positivity, with like इंथुसियाज़म उनमें जनरेट करना, इसका मोटिव यही होता है। अब एडवांटेजेस क्रेडिटर्स, बैंक, इन्वेस्टर, इनको कैसे होता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट अगर रिड्यूस होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चलेगी, तो क्या होता है, क्रेडिटर्स मतलब जो बैंक वगैरह हैं, वो तो ऐसे एवं किसी को लोन नहीं देते हैं, बट जब उनको पता चलेगा यार इस बंदे को चाहिए, दे दो भाई लोन, तो इजीली क्विक मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा, बड़े ही ज़्यादा कम टाइम में आपको लोन अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट और सोसाइटी को कैसे, सोसाइटी को देखो, गवर्नमेंट को तो इसलिए बेनिफिट होगा ना कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, एक तो इकनॉमी भी अच्छी हो जाएगी कंट्री की, डेवलप्ड से डेवलपिंग कंट्री की, या फिर डेवलप्ड जो भी है, ठीक है जो भी है, मतलब उसको जो है एक प्रोग्रेसिव नेचर में जाएगी, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले हमारी कंट्री भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसका भी जो है एक स्टेटस बनेगी कि इंडिया इज़ अ वेरी लाइक वेरी हैंडसम फ्रॉम लाइक इफ़ दे हैव टू टॉक अबाउट आवर इकनॉमी। अब सोसाइटी को कैसे होगा, देखो सोसाइटी को कैसे बेनिफिट होगा, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, अगर बिजनेस अच्छा होगा उनको तो वर्कर्स भी काफ़ी चाहिए होंगे, तो सोसाइटी को भी काफ़ी सारा बेनिफिट है। डीमेरिट्स, आपको पता है हर एक चीज़ के डीमेरिट्स होते हैं,
डीमेरिट्स क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? सबसे पहले ये डिपेंडेंट प्रोसेस है, डिपेंडेंट सिस्टम है। डिपेंडेंट सिस्टम का मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक इंसान काम नहीं कर सकता है, इसके लिए काफ़ी सारे लोग चाहिए, मतलब पूरी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, है ना, एक टीम चाहिए हमें। नॉट देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल नेचर का नहीं है ये, नॉट प्योरली फाइनेंशियल नेचर। हम इसको पूरे तरीके से फाइनेंशियल नेचर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल नेचर। तो हम प्योरली हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, ये फाइनेंशियल नेचर पे, हम पूरा फाइनेंशियल नेचर पे नहीं जाते, पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, लाइक दिस। स्कोप ऑफ सब्जेक्टिव ऑन आइटम्स, देखो अब कार का, मैंने लास्ट ईयर कार खरीदी 5 लाख की, ठीक है, अब मुझे उसका कॉस्ट रिड्यूस होगा, है ना, उस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा उस आइटम में, 1 लाख रुपया वो कम हो जाएगा, या जो भी है एज पर दी परसेंट कि कितनी डेप्रिसिएशन लगती है हर साल। तो कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो है वो सब्जेक्टिव ऑन आइटम्स है, मतलब ये जो है, अब कॉस्ट देखो, जो कोई चीज़ अभी तक मतलब अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है मार्केट में, मैं उस पर कैसे रिड्यूस कर सकती हूँ उसकी कॉस्ट? रिड्यूस तो नहीं कर सकती ना मैं उसकी कॉस्ट। जो ऑटोमेटिकली जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है उस चीज़ पे मैं क्या कर सकती हूँ? उस चीज़ की कॉस्ट को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, रिड्यूस कर सकती हूँ, जैसे कि क्लोजिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, मैं काफ़ी फास्ट करवा रही हूँ, नहीं आएगा तो आप वो कर देना 1.5x की जो भी है, मुझे तो इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं फास्ट ही सुनती हूँ। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मैनेज करना। मैनेज कैसे करेंगे? जब वो रीडिज़ाइन करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे अपने स्टाफ को, मतलब जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट का काम होता है कि रीडिज़ाइन करते रहना टाइम टू टाइम, अगर न्यू पॉलिसीज़ लाना अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड, सिंपल, ठीक है। अब मैनेजमेंट का काम होता है कि न्यू पॉलिसीज़, न्यू प्रोग्राम्स रीडिज़ाइन करना, एक मतलब कि आप वर्क को, ताकि वो क्या कर सके, क्यों कर सकते हैं उसके फीचर्स, मतलब उसको ये सब वो काम क्यों करता है, ज़रूरत क्या है ऐसे करने की। प्रोवाइडिंग, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की इसने, आप मतलब हर एक लेवल को, ठीक है। कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स एनालिसिस, मैनेजमेंट का काम होता है कि अब आपको अवेयर करना कि अगर आप ये काम कर रहे हो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ सकते हैं। अगर आप मतलब स्लो काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बिजनेस जो है वो लॉस में चल जाएगा एक ना एक दिन। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए वो क्या करता है? स्पेशल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है to the people who needs at that particular time, taking important decision। ये मतलब बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल कर सकता है, ये अपना डिसीजन जो है आगे रखता है, मतलब अपने मतलब मीटिंग में इंट्रोड्यूस करता है कि मतलब हमें ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमको ये लेने चाहिए। ये सिर्फ क्या करता है, आपको आपके आगे पेश करता है कोई चीज़, बट इसका काम ये नहीं होता कि वो आपके बिहाफ में क्या करे, डिसीजन ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये डिसीजन, ये न्यू स्ट्रैटेजीज, न्यू टेक्निक्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, इंफॉर्मेशन हमें क्यों प्रोवाइड करता है? जस्ट टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव कैसे होगी? जब हमारी एफिशिएंसी में इंक्लाइन होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी ऑटोमेटिकली हम जो है ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। सप्लाई इन्फॉर्मेशन नॉट डिसीजन, इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ना कि डिसीजंस लेना। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों आपको प्रोवाइड करता है, क्यों इंक्रीज कैसे हो गया एफिशिएंसी? ऑब्जेक्टिव कौन सा आपको करना है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मतलब ये दूर की स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को ऑटोमेटिकली जल्दी से जल्दी फुलफिल कर सकें। अब इसका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कहाँ है? देखो आपने बीकॉम लिया, अगर आप बीबीए लेते हैं आपका सिंपल एक स्कोप होता कि आप एमबीए कर सकते हैं, उसके अलावा काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट अगर आपने बीकॉम लिया है, ठीक है, बीकॉम में आ जाता है बैंकिंग, फिर उसके बाद
असिस्टेंट, अकाउंटिंग असिस्टेंट, सीए, ठीक है, क्लर्क, कितना कुछ आ जाता है। टीचिंग भी कर सकते हो आप, कहीं भी जा सकते हो। बट वैसे ही क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह रहा है, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो ना तो उस पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की, क्योंकि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है ये भी, इसमें भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। इंटरनल ऑडिट में भी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत, टैक्स अकाउंटिंग में भी, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक कंट्रोल कैसे करना है, उस पर भी मैनेजमेंट, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत है। ओवरऑल इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फंक्शन और ऑब्जेक्टिव बोले, इसका काम क्या होता है, प्लान और पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने क्या डिसाइड किया था और आप क्या कर रहे हो उस चीज़ में कंट्रोल करना, उन चीज़ों को क्या करना है, इक्वलाइज करना, ठीक है। जब वो आपको क्या बताएगा, पूरा कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है वो आपको ये बताएगा। एनालाइज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ये बताएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ जा रही है, वो पूरा बताएगा। जब वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा कि तुम अच्छा करो। ये किसका काम होता है, ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। मैंने ऊपर लिख दिया गलती से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वो देख लेना, ठीक है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉइंट्स होते हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होए, हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ये दूसरों को मतलब अपने स्टाफ को डिसीजन, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, उनको बताता है। रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट, क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या प्रोग्राम्स वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये सब वो किसको रिपोर्ट करता है टाइम टू टाइम, मैनेजमेंट मतलब स्टाफ मेंबर्स को करता है। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल के इंफॉर्मेशन ये जो है प्रोवाइड करता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द टॉप लेवल हो, मिडल हो, चाहे वो लोअर हो, सबको प्रोवाइड करता है। हरिओम। नेक्स्ट आ गया हमारा इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब वर्क क्या है, इसका काम क्या है, इंक्रीज करना एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ, प्रॉपर प्लानिंग करना, मेज़र करना परफॉर्मेंस बाय लाइक वो देखता है कि एक्चुअल में जो काम किया वो डिज़ायर के साथ इक्वल है जो हमने सोचा था उस वैसा ही काम किया इसलिए, यानी अब ये करेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। इम्प्रूव करता है सर्विस टू कस्टमर्स, ठीक है, इम्प्रूव करता है सर्विस टू कस्टमर्स को जो सर्विस देता है उसमें भी इम्प्रूव करता है। मैनेजमेंट कंट्रोल में भी इफेक्टिवनेस कैसे आए वो उस चीज़ को भी ध्यान रखता है। अब देखो जो इसकी लिमिटेशंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो आपको फाइनेंशियल और कॉस्ट का जितना भी डाटा है ना, ये उस पर बेस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपका कोई भी हो, नॉट इवन दिस, अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो उसका डाटा, आपको सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज़ ये उस पर ही बेस है। अगर वो गलत होगा तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। अब देखो इसका काम होता है सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना, मतलब मैनेज करना, ठीक है। अब इसको तो नॉलेज किसकी नहीं होती, इसको ना फाइनेंस की नॉलेज होती है, ना इसको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, उसके कन्वेंशंस कॉन्सेप्ट्स कुछ भी नहीं पता होते। इसको जस्ट डाटा देखकर ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एडवाइस दे सकता है, आपके भी यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता। इंट्यूटिव डिसीजन का समटाइम्स हम ऐसे ट्रबल में होते हैं, हम तो रिस्क ले लेते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी क्या करता है, इंट्यूटिव डिसीजन लेकर मतलब रिस्क उठा लेता है। इतना ज़्यादा कभी कभी डिटेल में नहीं जाता कि आपको, हाँ पहले पूरी सिचुएशन को देखता है, समझता है, नहीं तो उस पर टाइम ही चल जाएगा। तो ये क्या करता है, शॉर्टकट्स भी लेता है, इंट्यूटिव डिसीजन बनाता है। अब नॉट एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अल्टरनेटिव, हाँ ये अल्टरनेटिव नहीं ले सकता कभी भी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है जैसे आपको बोलते हैं ना कि आप अपने मम्मी पापा का नंबर में से किसी एक का नंबर दे दो, तो ये क्या होता है, ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मम्मी का दो या फिर पापा का दो, आप दे देते हो मम्मी का नंबर, है ना, कई बार ऐसे भी कर देते हैं हम। तो इसमें क्या है, जो हमारा नॉट एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेटर। कह रहे जो टूल्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉट डिसीजन,
ठीक है, वो हमें इंफॉर्मेशन, नॉट एन अल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन, इसका टूल्स और टेक्निक्स ये है ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ना कि डिसीजन ले। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ सप्लीमेंट्री सर्विस फंक्शन एंड हैज़ नो ईदर फाइनल से ईदर इन टेकिंग डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, इसका काम होता है हमें सिर्फ सर्विस, मतलब सर्विस देना, इसको हम सर्विस फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज ही इज़ गिविंग अस सर्विस, ही इज़ प्रोवाइडिंग अस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इज़ नॉट ईदर एलिजिबल टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द बिजनेस और टू इम्प्लीमेंट समथिंग विदाउट द कंसर्न ऑफ द अदर्स। ओके, टॉप हैवी स्ट्रक्चर, देखो कितने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस पर हम काफ़ी सारी मतलब कि इंट्रोडक्शन किसके करते हैं, काफ़ी कॉस्टली अफेयर्स हो जाते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में हम काफ़ी सारी एक्सपेंसिव मशीन्स को, सपोज आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी मतलब इंट्रोड्यूस की है, अब आपके स्टाफ को, अगर आपका जो बिज़नेस है ना वो एवरेज है, मॉडरेट लेवल का है, तो आपके एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब डाउट में रह सकते हैं, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर ये सिर्फ जो है ये किसके लिए, रिच इंडस्ट्रीज़ के लिए ही हैवी कॉस्ट जो है वो बियर आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई एम ही नहीं कर सकता इसको यूज़। ओके, आई होप यू गॉट एवरीथिंग वेरी क्लियर। ओके, बाय।